गाइस ब्रिज कोर्स क्लास 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट 2 यानी कि बचपन और समाजीकरण जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के अंतर्गत आता है इसको पढ़ेंगे। और बहुत से लोगों ने कहा सर क्वेश्चन कहाँ से पाएँ, वीडियो का आउटपुट कैसे जाने कि हमें कितना समझ में आया, हमें और कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पिछली वीडियो थी यानी क्लास 1 की उसके क्वेश्चन को देखेंगे कि वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाने के बाद आपको कितना आ रहा है, उसमें क्या क्या आप हल कर पाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी चीज़ें जानेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 जो कि थी बाल्यावस्था को समझना और उसके क्वेश्चन कैसे कैसे थे। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा आपको। एज पर डिस्कशन इन दिस चैप्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन चिल्ड्रेन। तो क्या इसमें क्या पॉजिटिव इफेक्ट है बच्चों पे? चैलेंज द नीड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, access to digital resource has made learning and creativity better, improved social activity and in-person interaction, और चौथा है decreased peer group interaction। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप बता सकते हैं, नीचे आपको आंसर भी मैं दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विथ चिल्ड्रेन इंक्रीज्ड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी? बेटर इंटरेक्शन विथ पेरेंट, इनहेंस्ड क्रिएटिव एबिलिटी, increased social interactions with community, और concern regarding cyberbullying and loss of privacy। आंसर है पहले का बी और दूसरे का डी। जो लिखने वाले आंसर है उसको आप देख सकते हैं। यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द आइडिया ऑफ चाइल्डहुड इज नॉट अ सिंगुलर एक्सपीरियंस, इंस्टीड देयर आर मल्टीपल चाइल्डहुड इन इंडिया। तो जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में कि किस प्रकार से मल्टीपल चाइल्डहुड्स थे, यानी कि निम्न आय का स्तर है, उच्च आय का स्तर है, मध्यम आय का स्तर है, सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस हाउ जेंडर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसके लिए हमने पढ़ा था कि बालिकाएँ या लड़कियाँ पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, और उसके बाद हमने सारी चीज़ें देखी किस प्रकार से उनको जो जेंडर किस प्रकार से प्रभावित करता है बाल्यावस्था को। तो वो सभी सारी चीज़ें आप पढ़े हैं। अब आते हैं यूनिट 2 जो कि समाजीकरण क्या है। तो देखिए समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो व्यक्तित्व है, जो उसका एटीट्यूड है, व्यवहार है, इसको समाजीकरण एक आकार देता है। और इस प्रक्रिया में व्यक्ति जो अपने समाज के मूल्य, उनके नियम, विश्वास, आदतें, संस्कृति, व्यवहार, ये सारी चीज़ें सीखता है। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं उसके बाद से आपका घर, आपके माता पिता, अगल बगल पड़ोस, उसके बाद विद्यालय, ये सभी समाजीकरण का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। तो समाजीकरण के जो फ़ायदे होते हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि व्यक्ति समाज में रहने के योग्य बनता है। देखिए जो जेल है वो इसीलिए लोगों को जेल में डाला जाता है कि वो समाज में रहने लायक नहीं है, और जिस दिन लगता है कि हाँ समाज में रहने लायक हो गए हैं तो वापस से उनको समाज में छोड़ दिया जाता है। तो व्यक्ति समाज में रहने के योग्य बनता है, उनका व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि व्यक्तित्व, एटीट्यूड और बिहेवियर तीनों का विकास समाजीकरण के थ्रू होता है। सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। अब सामाजिक कौशल जैसे कि संवाद करना, सहानुभूति, सहयोग, ये सब समाज में सामाजिक कौशल है, और वह समाज के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ता है। ईमान, उसके नैतिक मूल्य उसके पास आते हैं। तो समाजीकरण का प्रारंभ जो है वो परिवार से होता है, और जीवन भर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से। अब सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, उसके बाद परिवार एक सामाजिक संस्था है, फिर उसके बाद पड़ोस एक सामाजिक संस्था है। तो ऐसे बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जीवन भर समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब कुछ विद्वानों के मत हैं, उनको देखते हैं। तो प्रमुख विद्वानों के अनुसार समाजीकरण जो है, जैसे गिडेंस है, तो गिडेंस ने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आश्रित शिशु, यानी जब छोटा बच्चा जो अभी पैदा होता है, आश्रित शिशु आत्म जागरूक और समाज के नियमों को समझने वाला व्यक्ति बन जाता है। अब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको जो नियम कौन सिखाता है, तो उसके माता पिता सिखाते हैं। तो यहाँ पेरेंट का रोल बदल जाता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जो इसके अभिकरण है समाजीकरण के, उसमें कितना और किसका कैसे कैसे रोल होता है। इसके बाद जॉनसन जो कि 1960 में उन्होंने समाजीकरण के बारे में लिखा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है। और जैसे देखिए समाजीकरण की एक खासियत है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित सामाजिक ज्ञान स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब रात को मत निकलो या बिल्ली रास्ता काट दो, ये सामाजिक ज्ञान ही है एक प्रकार से। ये इसको भले आप एक अंधविश्वास मान लीजिए, पर ये सामाजिक ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित हुआ है। तो उसके पीछे कारण चाहे जो भी रहा हो।
बात करते हैं समाजीकरण के महत्व का। तो देखिए, समाजीकरण है वो व्यक्ति को समाज का सक्रिय सदस्य बनाता है और समाज में रहने योग्य बनाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास करता है और व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ व्यवहार में निर्माण में सहायक होता है। तो जो व्यवहारिक विकास है उसके अंतर्गत अभिवादन कैसे करना है, किस प्रकार से कपड़े पहनना है, कैसे दूसरों से बात करनी है, सामाजिक नियमों का पालन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें व्यवहारिक विकास के अंतर्गत आती हैं। संज्ञानात्मक विकास, इससे व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास भी होता है, जिसके अंतर्गत ज्ञान बढ़ता है, सोचने की क्षमता विकसित होती है, समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है, दुनिया को समझने की क्षमता विकसित होती है कि किस प्रकार से लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। भावनात्मक विकास के अंतर्गत व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू करना सीखता है कि किस प्रकार से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, किस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना है, किस प्रकार से अपनी भावनाओं को विनियमित करना है। तो उन्हें सीखता है कि नियंत्रण और विनियमन दोनों। सामाजिक विकास के अंतर्गत संवाद करना, सुनना, सामाजिक संकेतों को समझना, दूसरों के साथ संबंध बनाना, ये सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें नैतिक विकास, तो देखिए क्या सही है क्या गलत है, और बहुत सारे नैतिक मूल्य जैसे कि ईमानदारी, न्याय, शुचिता, सहानुभूति, निष्पक्षता, सत्य, ये सारे नैतिक मूल्य भी व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनाई जाती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक विकास, इसमें क्या होता है, स्व को जानना, क्योंकि व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से स्व को जानता है, अपने धर्म के कारण धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है, अपने आंतरिक स्वरूप को समझने की कोशिश करता है, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित होता है। अब बहुत से आध्यात्मिक मूल्य हैं, प्रार्थना और ध्यान जैसी गतिविधियों में आत्म जागरूकता भी उनकी विकसित होती है, क्योंकि ये सबसे जो ये मूल्य हैं समाजीकरण के कारण, ये सारे मूल्य डेवलप होते हैं व्यक्ति के अंतर्गत। और यही कारण है कि ये कहा जाता है कि सामाजिकीकरण के कारण ही व्यक्ति समाज में रहने के योग्य बनता है और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अब यहाँ काम करती है समाजीकरण के साथ शिक्षा। जब समाजीकरण और शिक्षा दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, समग्र विकास संभव हो पाता है। केवल समाजीकरण से संपूर्ण विकास नहीं हो सकता या केवल शिक्षा से संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो शिक्षा के साथ समाजीकरण का होना बहुत आवश्यक है, और उसमें भी अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो जाहिर सी बात है समाजीकरण की बहुत ज़रूरत है। अगर बहुत शिक्षित आदमी हो पर असामाजिक हो तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरत है दोनों की एक साथ, और वही सर्वांगीण विकास करता है। अब बात करते हैं समाजीकरण के प्रकार। देखिए, प्राथमिक समाजीकरण चार प्रकार का समाजीकरण होता है। तो पहला है प्राथमिक समाजीकरण। यह समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था है, अनौपचारिक अवस्था है, जो कि घर पे होती है जब हम बच्चा परिवार में होता है। तो माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, समुदाय, ये सब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं माता पिता, क्योंकि बच्चे माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो बच्चा उनका अनुकरण करता है, अवलोकन करता है, अनुभव द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और जीवन की बुनियादी आदतें और मूल्य, ध्यान से सुनिएगा, जीवन की बुनियादी आदतें जो कि सबसे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और मूल्य, बच्चा यहीं से सीखता है। और उसके बाद जो प्राथमिक समाजीकरण है, ये क्या होता है कि ये हर बच्चे को प्राप्त होता ही होता है, चाहे जिस प्रकार से हो, पर ये अनौपचारिक प्रकार का होता है। इसके बाद जो दूसरा समाजीकरण होता है, द्वितीयक समाजीकरण, ये अनिवार्यतः औपचारिक समाजीकरण होता है। यहाँ पर धीरे धीरे नियम कठोर होते जाते हैं। तो जो द्वितीयक समाजीकरण है, जाहिर सी बात है औपचारिक शिक्षा के माध्यम से शुरू होता है, औपचारिक समाजीकरण है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जो आपने पुराने मूल्य सीखे उस पर अस्थायित्व आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तन होती हैं, इसमें कठोरता ज़्यादा आती है क्योंकि दंड का विधान होता है, और विद्यालय और सहपाठी इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो द्वितीयक समाजीकरण है। तो बच्चा परिवार के बाहर किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे और एटिकेट सीखने हैं, वो सारी चीज़ें द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें बच्चा नए मूल्य, नए नियम और कई अनेक प्रकार के सामाजिक मानदंड सीखता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपकी छोटा बच्चा है, अगर वो स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और विद्यालय क्या है कि लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान करता है। ऐसे में हर बच्चा, चूँकि घर तो सबके अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके से उनका समाजीकरण हुआ है, प्राथमिक समाजीकरण अलग अलग तरीके से हुआ, पर एक यूनिफॉर्मली जो समाजीकरण होता है, जो एक सबके लिए एक समान समाजीकरण, वो विद्यालय करता है द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत। क्योंकि जब अब बच्चा विद्यालय में जाएगा तो सबके नियम समान होंगे, सबके लिए वो कार्य समान होंगे, तो यहाँ पर बच्चा औपचारिक शिक्षा के माध्यम से चीज़ें सीखता है। तीसरा है पुनः समाजीकरण। इसमें क्या होता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति अपने जो व्यवहार है, जो नियम है, अगर उसमें व्यापक परिवर्तन आ जाए,
क्योंकि जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं उसमें वो पूरा वातावरण ही बदल जाए और आपको नए तरीके से जाना हो, नए तरीके से कार्य करना हो, नए तरीके से सारी चीज़ें सीखनी हो, तो उसको कहते हैं पुनः समाजीकरण। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो समाज में रहता है और उसको जेल हो गई, तो जब वो जेल में जाएगा तो उसका पूरा वातावरण, पूरी चीज़ें वहाँ पर बदल जाएंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जेल जाने वाला व्यक्ति है उसको कहेंगे पुनः समाजीकरण, और फिर जब वो वापस से जेल से समाज में आएगा तो फिर उसका पुनः समाजीकरण होगा। अब इसी तरीके से किसी नए संस्थान में जाने वाला व्यक्ति, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे काम करते हो और कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो आप उनके अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं, जो उनके नॉर्म्स होते हैं, जो उनके रूल्स होते हैं, वो बहुत सारे अंतर होता है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि अपने पुराने व्यवहार, पुराने नियमों को छोड़कर नए व्यवहार, नए नियम उसको अपनाने पड़ते हैं। जैसे ड्रेस कोड में भी बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होती हैं, तो पहनावा भी एक प्रकार से समाजीकरण का ही हिस्सा है कि आप किस प्रकार की चीज़ें पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, ये आपका समाजीकरण का हिस्सा है। तो ऐसे में जब व्यक्ति का पुनः समाजीकरण होता है तो वो शुरुआत में जब पहला दौर शुरू होता है तो वो बहुत परेशान भी होता है। अब इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है, जो चौथा प्रकार है इसका, वो है पूर्वानुमानित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलिज्म। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ये जो होता है, ये भविष्य की भूमिकाओं की पहले ही तैयारी कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी, जैसे अगर कोई नाटक अभिनेता है तो वो जो रिहर्सल करता है, या अब जो नहीं, जैसे मान लीजिए कि बाजीराव मस्तानी के लिए रणवीर सिंह कुछ दिन पहले से आइसोलेशन में चले गए, उस प्रकार का व्यवहार करना सीखा। तो भविष्य के लिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भविष्य के अनुरूप भूमिका तैयार करते हुए पहले से ही अगर व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रख के पहले ही व्यवहार में परिवर्तन कर ले या व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना शुरू कर दे, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्वानुमानित समाजीकरण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रणवीर सिंह वाला, जो उन्होंने ऐसे बाजीराव मस्तानी मूवी जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि उसके लिए वो उन्होंने आइसोलेशन का यूज़ किया था, या फिर सेम कंडीशन उनकी पद्मावत को लेकर के थी क्योंकि अग्रेशन बना रहे। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्वानुमानित समाजीकरण। यानी उनको पता है कि भविष्य में क्या भूमिका है हमारी, भविष्य में मुझे क्या काम करना है, और उसके लिए अभी से उसके अनुरूप व्यवहार सीखना शुरू कर देना है कि अपने कैरेक्टर में अगर अग्रेशन लाना है तो अग्रेशन लाने के लिए मुझे आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, और तभी उस कैरेक्टर में वो उस प्रकार से जो अग्रेशन है वो आ पाएगा। तो ये 4 प्रकार होते हैं समाजीकरण में। इसके बाद बात करेंगे समाजीकरण में पालन पोषण, परिवार और बाल पालन की भूमिका। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग, यानी पालन पोषण, और ये पेरेंटिंग करता कौन है? मोस्टली माता पिता। तो बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं माता पिता, वही बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देते हैं, और बच्चे उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे उनसे ऐसे भी सीखते रहते हैं, और माता पिता जो है बच्चों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाते हैं। और जाहिर सी बात है, भावनात्मक जुड़ाव के कारण उनके व्यवहार निर्माण, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद जो दूसरा दायरा आता है, जो दूसरी चीज़ें समाजीकरण में, वो है फैमिली, परिवार। तो परिवार व्यक्तित्व विकास की सबसे प्रभावशाली इकाई है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा समय स्टार्टिंग में जब दिमाग बड़ा हो रहा होता है, दिमाग वृद्धि हो रही होती है, तो परिवार में रहता है। ऐसे में परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, अन्य रिश्तेदार, ये बच्चा इनके व्यवहारों को देखता है, उनका अनुकरण करता है, उनसे संबंध किस प्रकार से लोग निभाते हैं, कैसे बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, अभी लोग कहते हैं कि बच्चों के सामने गाली मत दो, किसी को गलत मत बोलो, क्योंकि बच्चा वो चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाता है। तो ये कारण है कि परिवार और पालन पोषण दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है चाइल्ड रेयरिंग, यानी बाल पालन की। अब बाल पालन में आपने देखा होगा कि पिछली पीढ़ी और इस पीढ़ी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो बाल पालन के उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को सफल सामाजिक सदस्य बनाना और सामाजिक कौशल का विकास करना, ये 2 ही उद्देश्य हैं बाल पालन के। और इसके लिए क्या है कि आवश्यक मूल्य और व्यवहार सिखाना पड़ता है, क्योंकि जो भी अभी वैल्यूज़ हैं वो बच्चे सीख जाए। और पोषण की शैली समाजीकरण को सीधे प्रभावित करती है कि किस प्रकार से आपने उसको कौन कौन से वैल्यूज़ सिखाई हैं, किस तरीके से उसको व्यवहार करना सिखाया है। क्योंकि दोस्तों, ये जो पालन पोषण है और बाल पालन, ये बहुत हद तक बच्चों के दिमाग को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चों को बार बार आप डांट देंगे, गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, तो बच्चा परेशान होता है और ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो समाजीकरण में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं समाजीकरण और शिक्षा की। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि
शिक्षा और समाजीकरण दोनों समग्र विकास के लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि समाजीकरण और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शिक्षा समाजीकरण को मजबूत बनाती है और समाजीकरण शिक्षा को प्रभावी बनाता है। पिछली बार हमने एग्जाम्पल भी इसका अभी लिया था कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित है पर सामाजिक नहीं है तो हो सकता है कि उसे जेल जाना पड़े, उसे बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़े। तो शिक्षा और समाज दोनों मिलकर के व्यक्तित्व का समग्र विकास करते हैं। बचपन में जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, जब भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं दोनों का होता है, शिक्षा का और समाज का। अब इसके इतर आप सोच भी नहीं सकते। कारण क्या है कि बहुत सामाजिक व्यक्ति हो और शिक्षित ना हो तो जो समाज में उसने सीखा है वो उसको बहुत लंबे समय तक न धारण कर पाएगा, न उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो पाएंगे। फिर ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि वो किसी भी मूल्य को लेकर के एकदम दृढ़ हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। तो इसलिए समाजीकरण और शिक्षा अति आवश्यक है। करते हैं समाजीकरण के अभिकरण, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इसका तात्पर्य है कि जो आपके आसपास, जो बच्चे के आसपास की वो सारी चीज़ें जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, तो सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करते हैं पीयर ग्रुप यानी सहपाठी का समूह। तो सहपाठी वे लोग हैं जिनकी आयु समान हो, जिनकी रुचियाँ समान हो। और इसका प्रभाव क्या होता है कि ऐसे बच्चों का व्यवहार प्रभावित होता है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, उनकी पहचान विकसित होती है। और सबसे खतरनाक रूप अगर आपको देखना हो ना कि सहपाठी समूह क्या कर सकता है, तो किशोरावस्था में आप देख सकते हैं इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि अच्छी संगत करो, अच्छे लोगों का साथ करो। इसके बाद जो दूसरा है जो बच्चे के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है विद्यालय की संस्कृति। विद्यालय एक लघु समाज का रूप है, क्योंकि हर परिवार, हर वर्ग से हर तरीके के बच्चे वहाँ पर आते हैं। विद्यालय बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाता है, बच्चों के अंतर्गत मूल्य विकसित करता है, व्यवहारिक नियम सिखाता है। और ऐसे में वो सारी ये सेलेक्टेड कल्चर लेकर के विद्यालय चलता है। तो बच्चे के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित सहपाठी समूह के बाद विद्यालय की संस्कृति भी करती है। अब आप कहेंगे सर परिवार, और ये देखिए परिवार निर्माण जरूर करता है, लेकिन जब बात करेंगे जो एजेंट कौन कौन से, परिवार और माता पिता को छोड़ के, तो सब पहले सब सहपाठी समूह और दूसरा है विद्यालयी संस्कृति। तो बच्चों को समाज में भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है विद्यालय। और शिक्षक समाज के आदर्श मॉडल होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि अरे आप बताइए, आप अध्यापक हैं, आपने ऐसे किया, क्योंकि शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि उच्च स्तर का अनुशासन, उच्च स्तर का मानदंड अपना रखेंगे। तो ये इसके साथ साथ जो अगले जो कारक हैं उसके अंतर्गत आता है जनसंचार का माध्यम यानी मास मीडिया। अभी के बच्चे क्या है कि बहुत ज़्यादा मास मीडिया पर अवेलेबल हैं। जनसंचार के माध्यम समाजीकरण का ये सबसे शक्तिशाली माध्यम है, जिसके अंतर्गत टीवी आता है, रेडियो आता है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, इंटरनेट है, वीडियो गेम है, सोशल मीडिया तो बहुत खतरनाक तरीके से बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित कर रहा है। इसके अंतर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर, और इनके माध्यम से बच्चों को नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, नए अनुभव मिलते हैं, सामाजिक मानदंड सीखने को मिलते हैं। पर इनके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि क्या है कि बच्चे बहुत जल्दी कुछ ऐसी अनएथिकल चीज़ें भी सीखते हैं, अनएथिकल बहुत सारी साइट्स हैं जो उसको देख लेते हैं। तो हालांकि ये बच्चों के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो ऐसे जो बाहरी एजेंट हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि सहपाठी समूह है, विद्यालयी कल्चर है, और तीसरा है मास मीडिया। तो ये बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं, यानी उनके सीखने की प्रक्रिया या जो उनके सोशलाइजेशन के जो एजेंट हैं वो ये तीन हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन, अर्थात समाजीकरण में विद्यालय का क्या उपयोग है, विद्यालय किस प्रकार से समाजीकरण में भूमिका निभाता है। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि बच्चे, आपने अभी देखा कि जो विद्यालय है वो एक लघु समाज है, क्योंकि हर वर्ग से हर तरीके के बच्चे वहाँ पर आते रहते हैं। तो विद्यालय में स्वस्थ वातावरण विद्यालय प्रदान करता है, और विद्यालय बच्चों को घर से लेकर जब घर से बच्चे अलग होते हैं तो उनको एक नए अनुभव प्रदान करता है। जैसे बच्चा अपने घर पे रहता है तो उसको लगता है हर चीज़ वैसी ही है, पूरे समाज में वैसा ही चल रहा होगा, लेकिन जब पहली बार वो अपना टिफ़िन देखता है, दूसरे का टिफ़िन देखता है, तो उसको अंतर समझ में आता है। तो बहुत सारे नए अनुभव विद्यालय उनको प्रदान करता है। सहानुभूति और करुणा जैसे मूल्य सिखाता है। दूसरे बच्चों को बच्चे देखते हैं, उनके अनुभव से समझते हैं, सीखते हैं और संवेदनशील बनते हैं। कुछ बच्चे हिंसक भी बनते हैं, पर मोस्टली बच्चे
इन चीज़ों को, इन मूल्यों को समझते और सीखते हैं। इसके पश्चात बात करें तो पाठ्यक्रम के माध्यम से सामाजिक कौशल का विकास करता है विद्यालय, जैसे कि समूह चर्चा। तो बच्चे समूह में रहना सीखते हैं, किस प्रकार से समूह में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बड़े होके ये चीज़ें ज़्यादा करनी है। प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य, जैसे कि एक साथ मिल के, जैसे बच्चे एक साथ मिल के जब काम करना सीखेंगे तो एक सहयोग की भावना का निर्माण होता है कि बच्चे एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इसीलिए विद्यालयों में प्रोजेक्ट वर्क कराए जाते हैं, सहयोगात्मक गतिविधियाँ कराई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी सहयोगात्मक गतिविधियाँ हैं जिसमें एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करना सिखाया जाता है, ताकि एक व्यक्ति या एक बालक दूसरे बालक पर विश्वास करे और आगे चल के एकता और अखंडता का जो हमारे संविधान में कहा गया, एकता, अखंडता और बंधुत्व, उसको सुनिश्चित किया जा सके। उसके लिए सहयोगात्मक गतिविधियाँ, परियोजना कार्य, ये सारी की सारी चीज़ें सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ स्कूल बहुत सारी चीज़ों में भूमिका अदा करता है, जैसे कि मार्गदर्शन और परामर्श। बच्चों की व्यक्तिगत काउंसलिंग की जा सकती है विद्यालय में, और व्यक्तिगत काउंसलिंग के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान मिलता है और बहुत सारी चीज़ों को उनको सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। भावनात्मक संतुलन स्थापित किया जाता है। बच्चों को भावनाओं के स्तर पे बहुत सारी चीज़ें विद्यालय से प्राप्त होती हैं और स्वस्थ संबंध के निर्माण में उनको सहायता मिलती है। इसके साथ साथ विद्यालयों में त्योहारों का उत्सव मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा हिंदू है तो अपने घर पे जो वो जिन त्योहारों में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मोस्टली उनके अपने त्यौहार हैं। पर जब वो विद्यालय जाता है जहाँ पर उसको कुछ त्यौहार क्रिश्चियन के, कुछ त्यौहार सिख धर्म के, कुछ त्यौहार इस्लाम के, वो सारे त्यौहार जब मनाए जाते हैं तो एकता और भाईचारा की संस्कृति विकसित होती है, वो एक भावना बढ़ती जाती है और विभिन्न संस्कृतियों का बच्चे सम्मान करना सीख जाते हैं। अब बात करें सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी का रोल है तो वो है शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक ज्ञान की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और साथ ही बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता बनाता है। तो ज्ञान का सक्रिय निर्माता और सुगमकर्ता शिक्षक केवल जानकारी देने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, वो एक सक्रिय निर्माता और सुगमकर्ता भी है। सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन शिक्षक करते हैं और विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग इस समय सबसे अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखो। इसके बाद सहपाठी सहभागिता को बढ़ावा देना, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में ये कराया जाता है स्कूलों में कि भाई आप लोग प्रोजेक्ट वर्क पे काम करो, आप लोग एक ग्रुप बना करके काम करो। तो इसके लिए शिक्षक सामूहिक गतिविधियाँ कराते हैं, सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देते हैं कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क कैसे काम करता है। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जिसमें परस्पर एक दूसरे पर विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास होना आवश्यक होता है। तो इसके कारण शिक्षक का समाजीकरण में बहुत योगदान होता है। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक कौशल सिखाना, जैसे कि संचार कौशल। संचार कौशल क्या होता है, जैसे कैसे किसी से आंखें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए, धैर्य, सहयोग, अनुकूलन क्षमता और समस्या का समाधान, ये सभी चीज़ें शिक्षक बच्चों को समाजीकरण के माध्यम से सिखाता है। समावेशिता को बढ़ावा देता है, जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग बालक है या बहुत गरीब बालक है, तो शिक्षक सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग हो, चाहे सामाजिक स्थिति अलग हो, धार्मिक स्थिति अलग हो, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग हो, शारीरिक स्थिति अलग हो, वो हर प्रकार के विद्यार्थियों को एक समान अवसर प्रदान करता है और जिसके कारण बच्चों में इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है उससे मुक्ति मिलती है। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है शिक्षक, क्योंकि बहुत आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क हो गया, चर्चा कराया जाता है, तर्क संगत सोच विकसित करने का अवसर देना ही शिक्षक की जिम्मेदारी है और करते भी हैं। स्वतंत्र विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, शिक्षक देता है। तो ऐसे क्या होता है कि जब आप स्वतंत्र विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन और स्वतंत्र चिंतन दोनों का विकास होता है। सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कराना, जैसे कि नाटक, रोल प्ले, वाद विवाद, इन सब चीज़ों का भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि इन सब चीज़ों से नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, टीम की भावना एक विकसित होती है कि कैसे टीम वर्क होता है, कैसे टीम काम करती है। तो शिक्षक
समाजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यालय से बच्चे क्या क्या सीखते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे शिक्षकों से सीखते हैं, क्योंकि शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब अब बच्चा छोटा होता है तो उसका आइडियल ही उसका शिक्षक होता है। ऐसे में शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाजीकरण को लेकर के, क्योंकि सामाजिक कौशल सिखाना उनकी जिम्मेदारी है, समावेशिता उनकी जिम्मेदारी है, आलोचनात्मक चिंतन उनकी जिम्मेदारी है, सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन, ये सब शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि जो समाजीकरण है वो प्रभावित कैसे होता है। तो बाल श्रम, बाल शोषण और गरीबी, इन तीनों का समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बाल श्रम की। तो बाल श्रम क्यों करना पड़ता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है केवल गरीबी। अगर बच्चा धनी है या अच्छा है, मध्यम वर्ग का है, तो वो बाल श्रम क्यों करेगा, किसी दुकान पर जाकर काम क्यों करेगा। इसका जो प्रभाव होता है बाल श्रम का, सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, ये चक्रीय प्रक्रिया है बाल श्रम की। तो सबसे बड़ा प्रभाव होता है शिक्षा से वंचित होना। तो जब बच्चा एक बार शिक्षा से वंचित हो गया तो अब वो जीवन भर फिर गरीब रहेगा, फिर उसकी अगली पीढ़ी भी वैसे ही भोगेगी। शारीरिक विकास बाधित होना, मानसिक विकास बाधित हो जाना और भविष्य में कम आय वाले कार्य करना। जाहिर सी बात है, जब आपने शिक्षा ली नहीं तो बाद के में अच्छे कार्य मिलेंगे नहीं। और बाल श्रम गरीबी के चक्र को बनाए रखता है, क्योंकि एक बार आपने मतलब बचपन में शिक्षा नहीं ली तो फिर पूरी की पूरी पीढ़ी खराब। और बाल श्रम समाप्त करने के उपाय क्या क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा उपाय है शिक्षा को अनिवार्य बनाना, जो कि अनुच्छेद 21 क के माध्यम से, RT 2009 के माध्यम से इसको ऑलरेडी अनिवार्य बनाया गया है। पर अभी भी ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है और अभी भी चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद सामाजिक सुरक्षा देना है। जैसे सामाजिक सुरक्षा में बहुत सारे ऐसे कानून, जैसे अभी आपने देखा कि अगर माता पिता मर गए तो उनके बच्चों को कुछ सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाता है कि भाई ये ले लो पर पढ़ो, तो उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। कठोर से कठोर कानून लागू किए जाएं कि जो चाइल्ड लेबर हैं वो न यूज़ किए जाएं, बाल श्रम का प्रयोग न किया जाए और जागरूकता इसके लिए समाज में बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, कारण क्या होता है, बाल श्रम बहुत सस्ता श्रम मिल जाता है। ऐसे में बाल श्रम सस्ता होता है तो लोग शोषण भी करते हैं। इसके बाद बाल शोषण की बात करें तो इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और यौन शोषण और उपेक्षा, ये सभी प्रकार से उनका बाल शोषण होता है। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं, तो सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत उन बच्चों में भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, विद्यालयी समस्याएं आती हैं, बच्चे नशे की प्रवृत्ति की ओर जाते हैं, किशोर अपराध की तरफ बढ़ते हैं। और अब तीसरी बात करते हैं गरीबी की। तो गरीबी का जो प्रभाव है, गरीबी का सबसे बड़ा प्रभाव है कि बच्चों में तनाव बढ़ता है, सामाजिक अवसर कम हो जाते हैं, क्योंकि जब पढ़ने के अवसर कम हो गए तो समाज में सामाजिक अवसर भी कम हो जाते हैं। आत्मसम्मान प्रभावित होता है, क्योंकि बार बार उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है, सामाजिक कौशल कमज़ोर हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि स्वस्थ संबंध बनाने में कठिनाई होती है। वो किसी से आसानी से नहीं जुड़ पाते, नहीं विश्वास कर पाते। विद्यालय में सफलता प्रभावित होती है, क्योंकि जब गरीबी है तो बच्चा चाइल्ड लेबर हो जाएगा, विद्यालय प्रतिदिन नहीं जाएगा तो उसका अधिगम स्तर कमज़ोर होगा और समाज में पूर्ण भागीदारी कठिन हो जाती है। तो निष्कर्षतः अगर हम कहा जाए तो समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के योग्य बनाती है। परिवार, विद्यालय, सहपाठी समूह और जनसंचार माध्यम इसके प्रमुख अभिकरण मतलब एजेंट, तो इसके प्रमुख एजेंट हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी आपने देखा भी कि बच्चे परिवार में और माता पिता से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद विद्यालय से सीखते हैं, सहपाठी समूहों से सीखते हैं। शिक्षक और विद्यालय समाजीकरण को दिशा देते हैं, जबकि बाल श्रम, बाल शोषण और गरीबी जैसी समस्याएं इस प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करती हैं। और यही समाजीकरण व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का आधार बनता है। पीछे चर्चा भी की गई थी कि कौन कौन से संज्ञानात्मक विकास होते हैं, कौन कौन से भावनात्मक विकास होते हैं, कौन कौन से सामाजिक कौशलों का विकास होता है, नैतिक किस प्रकार से नैतिक विकास होता है और किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।